यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। अमरीश की मृत्यु कैसे हुई थी? इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसे आरव ने मारा था, लेकिन आरव ने बिना किसी को ध्यान दिए उसे ठीक ठीक कैसे मार दिया। हर कोई ठीक इसी बात से हैरान और भयभीत था। उन्हें नहीं पता था कि आरव ने अमरीश से लड़ते समय अदृश्य तलवार और तलवार नियंत्रण तकनीक का इस्तेमाल किया था। हाँ, यह अदृश्य तलवार ही थी जिसने लड़ाई के अंत में अमरीश की अभिव्यक्ति को हिंसक रूप से बदल दिया था। उस पल से पहले आरव ने जो कुछ भी किया था वह वास्तव में अमरीश को सुन्न करने, अमरीश को घमंडी बनाने और फिर एक ही बार में अमरीश को खत्म करने के लिए अदृश्य तलवार और तलवार नियंत्रण तकनीक के संयोजन का उपयोग करने का प्रयास था। उस समय वे वास्तव में एक दूसरे के बहुत करीब थे और अमरीश घमंडी भी था। इसलिए भले ही अमरीश ने आखिरी क्षण में खतरे को महसूस कर लिया था, लेकिन अंत में बहुत देर हो चुकी थी। यह कहा जा सकता है कि आरव के एक ही वार से अमरीश के मारे जाने का कारण ज्यादातर उसकी अपनी लापरवाही थी। अगर उसने आरव को वैसे ही बराबर समझा होता जैसे उसने अद्वय को समझा था, तो शायद अदृश्य तलवार और तलवार नियंत्रण तकनीक का संयोजन भी उसे मारने में असमर्थ होता। दुर्भाग्य से उसके दिल में एकमात्र सच्चा प्रतिद्वंद्वी अद्वय था और बाकी लोग उसके प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं थे। प्राचीन काल से लेकर अब तक कितने प्रतिभाशाली विशेषज्ञ अपनी लापरवाही के कारण नष्ट हो गए थे। अंत में आरव ने अमरीश के शव को काटा। यह स्वाभाविक रूप से अमरीश के शरीर पर अदृश्य तलवार से हुई चोट को छिपाने के लिए था। अदृश्य तलवार और तलवार नियंत्रण तकनीक के संयोजन को उसका ट्रम्प कार्ड माना जा सकता था, इसलिए अगर वह इसे छिपा सकता था तो स्वाभाविक रूप से उसे छिपाना पड़ा। आखिरकार उसका इंतजार करने वाले और भी मजबूत दुश्मन थे। जब आरव मंच से नीचे उतरा तो ललित सिंह अखाड़े पर दिखाई दिया। उसने अमरीश को देखा जिसे अनगिनत टुकड़ों में काट दिया गया था, और फिर उसने हल्के से सिर हिलाया, जबकि उसकी आंखों में एक जटिल भाव झलका। अमरीश महाचिन साम्राज्य की युवा पीढ़ी का एक उत्कृष्ट शिष्य था और पूरे महाचिन साम्राज्य के अनगिनत लोग उसे आशा की दृष्टि से देखते थे। वह साम्राज्य के उन कुछ राजकुमारों में से एक था जिसमें सिंहासन के लिए लड़ने की ताकत थी। बाहरी लोगों को पता नहीं था, लेकिन साम्राज्य के कई मंत्री आरोहण रैंकिंग्स को देख रहे थे, और अगर अमरीश शीर्ष 3 स्थानों पर चढ़ने में सक्षम होता तो अनगिनत वंश और मंत्री होते जो उसका समर्थन करते। हालांकि वह आरोहण रैंकिंग्स के दौरान नष्ट हो गया। इसके अलावा वह उस व्यक्ति के हाथों मर गया जिसकी इससे पहले कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। ललित सिंह ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने आरव की ओर देखा जो मंच के नीचे था, इससे पहले कि उसने कहा, तलवार संप्रदाय का आरव विजयी है। आसपास कोई जयकार या ताली नहीं थी और पूरे मैदान पर केवल खामोशी थी। आरोहण पर्वत श्रृंखला पर हुई घटना के कारण मैदान पर मौजूद कम से कम 90% गूढ़ साधकों की आरव के बारे में अच्छी राय नहीं थी, इसलिए उनके लिए आरव के लिए जयकार करना और ताली बजाना असंभव था। बेशक आरव को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी राय में वह केवल उन लोगों के विचारों और कार्यों की परवाह करता था जिनकी वह परवाह करता था। बाहरी लोगों के विचारों और राय की बात करें तो उन्हें उससे क्या लेना देना था। भले ही दर्शक अभी भी स्तब्ध और हैरान थे, लड़ाई जारी रहनी थी। अगले ही पल 2 और लोग मंच पर चढ़ गए। भले ही लड़ाइयों का एक नया दौर शुरू हो गया था, लेकिन अनगिनत लोग अभी भी आरव के बारे में बात कर रहे थे। शाही महल की दीवार पर हरिनंद नीचे मैदान पर रहने वाले आरव को घूरता रहा और धीमी आवाज में कहा, यह बच्चा थोड़ा रहस्यमय है। हालांकि तुम्हारे लिए उसे हराना असंभव है, फिर भी तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए। सुरक्षित रहना बेहतर है। हरिनंद के पीछे खड़े अद्वय ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो बुजुर्ग युगाचार्य,
वह जितना मजबूत होगा मैं उतना ही खुश रहूंगा। मैंने मूल रूप से अमरेश को आशा की दृष्टि से देखा था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में इतना बेकार कचरा होगा। पहले वह एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बुरी तरह घायल हो गया था, फिर वह आरव के हाथों भी मर गया। कितना निराशाजनक। हरिनंद ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, आरव नाम के इस बच्चे को देखना अधिक से अधिक मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि वह तुम्हारा मुकाबला कर सकता है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए। युद्धदेव के रूप में अपनी स्थिति को सुरक्षित करना केवल तुम्हारा व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह अगले कुछ 100 वर्षों के लिए मेरे आदित्य विद्यालय के कर्मफल सौभाग्य से भी संबंधित है। तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम्हें केवल सफल होने की अनुमति है और असफलता कोई विकल्प नहीं है। अद्वय ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसके मुंह के कोनों में बस एक ठंडी मुस्कान भर गई थी। पूरे दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में डार्कबिस्ट साम्राज्य से वज्रेंद्र नामक उस रहस्यमय डार्कबिस्ट के अलावा जो उसे थोड़ा भयभीत करने में सक्षम था, क्या किसी अन्य इंसान या डार्कबिस्ट के पास उसका प्रतिद्वंद्वी बनने की योग्यता थी? तलवार इंटेंट। शायद यह दूसरों के लिए भयावह था, लेकिन अद्वय की राय में केवल पहले स्तर की तलवार इंटेंट वास्तव में थोड़ी अपर्याप्त थी। दूसरी तरफ अनिका प्रभा को घूर रही थी जो उसके सामने खड़ी थी, और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, प्रभा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और आरव की माँ के बीच कुछ संबंध है, लेकिन तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आरव, जिसने तलवार इंटेंट को समझा है, मेरे पुष्प महल के लिए क्या दर्शाता है। अगर उसे बढ़ने दिया गया तो वह निश्चित रूप से मेरे पुष्प महल का एक दुर्जेय दुश्मन बन जाएगा। इसलिए यदि तुम प्रतियोगिता की आगामी लड़ाइयों के दौरान उससे मिलती हो तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि पीछे नहीं हटना है। समझी? जब आरव ने जयव्रत को मारा था तब उसे खतरे की भावना महसूस नहीं हुई थी। हालांकि जब आरव ने अमरेश को मारा तो वह अपनी शांति बनाए रखने में असमर्थ थी। अमरेश एक असाधारण प्रतिभा था जिसे महाचिन साम्राज्य द्वारा दर्दनाक रूप से पाला गया था, लेकिन वह भी आरव के हाथों नष्ट हो गया था। इसके अलावा उसे आरव को देखना अधिक से अधिक मुश्किल लग रहा था। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह बिल्कुल भी आरव को बढ़ने नहीं दे सकती, अन्यथा वह निश्चित रूप से भविष्य में पुष्प महल के लिए एक विशाल खतरा और समस्या होगा। प्रभा ने अनिका की ओर देखा इससे पहले कि उसने सिर हिलाया। दीवार के दूसरी तरफ नभजीत नीचे भीड़ के बीच खड़े आरव को घूरता रहा और उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अमरेश भी उसके हाथों नष्ट हो जाएगा। हम शुरुआत से ही लगातार उसे कम आंक रहे हैं। अगर उसे मदांध साधु का मार्गदर्शन कुछ वर्षों तक मिला होता तो उसकी प्राकृतिक प्रतिभा के साथ हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से शिवरान से कम नहीं होती। नभजीत ने कभी कल्पना नहीं की थी कि आरव वास्तव में अमरेश को मारने में सक्षम होगा। अगर उसे पता होता कि आरव के पास ऐसी ताकत और क्षमता है तो वह आरव को तलवार संप्रदाय छोड़ने की अनुमति नहीं देता, भले ही तलवार संप्रदाय को पुष्प महल और आदित्य विद्यालय को नाराज करना पड़े। दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी थी। सौभाग्य से तलवार संप्रदाय के पास अभी भी मोहिनी और शिवरान थे। शैलाधर, जो नभजीत के पीछे खड़ी थी, कुछ नहीं बोली। जब से वह आरव से मिली थी उसने जो बदलाव दिखाए थे उसने वास्तव में उसे चौंका दिया था। अगर तलवार संप्रदाय ने अपनी पूरी ताकत से आरव का पोषण किया होता तो वह अद्वय के साथ सर्वोच्चता के लिए भी लड़ सकता था। दुर्भाग्य से जब तलवार संप्रदाय ने उसे पहले ही त्याग दिया था तब आरव ने अपनी प्राकृतिक प्रतिभा को प्रदर्शित भी नहीं किया था।
बेशक उसे अब उन सब की वास्तव में परवाह नहीं थी और वह आरोहण रैंकिंग्स समाप्त होने के बाद आरव के भाग्य के बारे में अधिक चिंतित थी। एक बार आरोहण रैंकिंग्स समाप्त हो जाने के बाद आरव, जिसने तंत्र संघ और तलवार संप्रदाय का संरक्षण खो दिया है, वह भूत संप्रदाय, आदित्य विद्यालय और पुष्प महल से पहले कैसे जीवित रह पाएगा। हर बार जब वह इसके बारे में सोचती थी तो शैलाधर के उत्तम और भव्य चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई देती थी। इस समय शिवरान की अभिव्यक्ति बल्कि अप्रिय थी, क्योंकि उसने कल्पना नहीं की थी कि अमरेश वास्तव में आरव के हाथों नष्ट हो जाएगा। उसने व्यक्तिगत रूप से अमरेश की ताकत का अनुभव किया था और ठीक यही कारण था कि उसकी अभिव्यक्ति इस समय थोड़ी अप्रिय थी, क्योंकि उसे लगता है कि उसने शुरुआत से ही आरव को थोड़ा कम आंका था। शिवरान वास्तव में एक प्रतिभा था जिसे मदांध साधु ने चुना था, लेकिन दूसरों को नहीं पता था कि वह अकेला नहीं था। इसे सरल शब्दों में कहें तो उसे किसी भी क्षण हटाया जा सकता था। आरोहण रैंकिंग्स के दौरान उसका प्रतिद्वंद्वी अद्वय या 2 महलों की 2 महिलाएं नहीं थीं। यह आरव था। अगर उसकी रैंकिंग आरव से नीचे थी तो उसे मदांध साधु द्वारा त्याग दिया जाएगा, और एक बार जब उसने ऐसे असाधारण विशेषज्ञ के समर्थन और भरोसा करने की क्षमता खो दी तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां सीमित होंगी, भले ही उसने तलवार इंटेंट को समझा हो। इसके अलावा भविष्य में तलवार संप्रदाय में वास्तविक शक्ति रखने वाले व्यक्ति होने के प्रलोभन का कौन विरोध कर सकता था? तो उनमें से केवल एक ही जीवित रह सकता था। आरव को अमरेश को मारते हुए देखने के बाद आसपास के अनगिनत लोगों के विभिन्न विचार थे। हालांकि यह सब आरव के लिए अर्थहीन था। आरव जानता था कि वह जिस स्थिति में था वह अत्यंत आसान थी कि वे शक्तियां आरव को मार दें, क्योंकि उसने तंत्र संघ का संरक्षण खो दिया था। भाग जाएं। क्या मजाक है? अगर वह अब भाग जाता है तो वह और भी जल्दी मर जाएगा। इसके अलावा अगर वह भाग गया तो उसकी मां का क्या होगा? तो भागना असंभव था। चूंकि वह भाग नहीं सकता था, इसलिए वह केवल यहीं रह सकता था और लड़ सकता था। हालांकि वह बहुत अनिच्छुक और बहुत नाखुश था, आरव जानता था कि उसे अपने मूल्य को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि केवल अपने मूल्य को साबित करके ही उसकी मां के पास जीवित रहने का मौका होगा। अगले ही पल एक और दिन बीत चुका था और शेष 16 प्रतिभागियों में से 8 को समाप्त कर दिया गया था। इस समय मंच पर केवल 8 गूढ़ साधक बचे थे और वे शीर्ष 8 थे। हर किसी के आश्चर्य के लिए अद्वय, प्रभा, निशिता, आरव और निर्मल के अलावा ब्राइटन मून संप्रदाय का चंद्रवीर, जिसे हर किसी ने अब तक नजरअंदाज कर दिया था, वह भी वास्तव में शीर्ष 8 में आगे बढ़ गया था। ब्राइटन मून संप्रदाय तलवार संप्रदाय की तरह गिरा नहीं था, लेकिन उसने हमेशा एक बहुत लो प्रोफाइल रखी थी। न केवल संप्रदाय ने एक लो प्रोफाइल रखी, बल्कि इसके शिष्य भी वैसे ही थे। इसलिए अधिकांश लोग अनजाने में चंद्रवीर को भूल गए थे। ठीक है, मोहिनी शीर्ष 16 पर रुक गई थी। कोई केवल यह कह सकता है कि उसका भाग्य थोड़ा बुरा था, क्योंकि वह हिम महल की निशिता से मिली थी। मोहिनी की ताकत अत्यंत दुर्जेय थी, लेकिन वह अंत में निशिता से हार गई थी। हालांकि मोहिनी पहले से ही शीर्ष 15 में स्थान पाने में सक्षम होने से बहुत संतुष्ट थी और तलवार संप्रदाय भी अत्यंत संतुष्ट था। 6 महान शक्तियों के सदस्यों के अलावा 2 और गूढ़ साधक थे जो शीर्ष 8 में आगे बढ़ गए थे। एक वर्मा वंश का शिष्य था जिसे वरुण कहा जाता था, और दूसरा एक स्वतंत्र साधक था जिसे गौराश कहा जाता था। दोनों अत्यंत मजबूत थे। बेशक अगर भूत संप्रदाय का जयव्रत और सम्राट अकादमी का अमरेश नष्ट नहीं हुए होते तो उन्हें शीर्ष 8 में प्रवेश करने का बिल्कुल कोई मौका नहीं मिलता। आसपास के दर्शकों की राय में वे दोनों शीर्ष 8 में प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ने में असमर्थ होंगे।
आखिरकार शीर्ष 8 में अन्य 6 गूढ़ साधकों के पास ऐसी ताकत थी जिसे भयावह बताया जा सकता था। एक बार जब यह शीर्ष 8 पर आया तो लड़ाई स्वाभाविक रूप से अधिक तीव्र हो जाएगी, क्योंकि उनमें से एक भी कमजोर नहीं था। बेशक उनमें सबसे लोकप्रिय अभी भी अद्वय था, क्योंकि शीर्ष 16 की लड़ाइयों के दौरान अद्वय ने अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही हमले से समाप्त कर दिया था। दूसरे शब्दों में, जब से रैंकिंग की लड़ाई शुरू हुई थी, अद्वय ने हर एक लड़ाई के दौरान केवल एक ही हमला किया था। वर्तमान में जब तक अद्वय मंच पर चढ़ता था, तब तक मंच के नीचे अनगिनत लोग जोर से चिल्लाते थे, एक वार, एक वार। अद्वय का हमला ठीक कितना मजबूत था। दर्शकों को शायद केवल तभी इसका मोटा मोटा अंदाजा मिल पाएगा जब वह पुष्प महल की प्रभा या हिम महल की निशिता से लड़ेगा। पुष्प महल की प्रभा बनाम तलवार संप्रदाय का आरव मंच पर ललित सिंह ने एक सपाट आवाज में घोषणा की। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। हाँ, आरव का खेल आखिरकार खत्म होने वाला है। अब देखते हैं कि वह पुष्प महल की प्रभा से भिड़ने के बाद कैसे अपनी अकड़ जारी रखता है। बिल्कुल, अगर वह पहले ही प्रभा या निशिता से भिड़ गया होता तो वह बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। वह शीर्ष 8 में आने का मौका कैसे पा सकता था? वह सचमुच एक भाग्यशाली कमीना है। इतने खुश मत हो जाओ। क्या होगा अगर वह प्रभा को हरा दे? आखिरकार अमरेश उसके हाथों ही मारा गया। जब उन्होंने ये शब्द सुने तो आसपास के कुछ गूढ़ ऊर्जा साधकों ने अपने मुंह बंद कर लिए, लेकिन कुछ ही देर में कुछ ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। मैंने सोचा था कि अमरेश एक असाधारण व्यक्ति है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी प्रतिष्ठा पर खरा नहीं उतर पाएगा। वह वास्तव में एक स्वतंत्र साधक से घायल हो गया और यहाँ तक कि आरव के हाथों मर भी गया। मुझे लगता है कि वह बिल्कुल भी मजबूत नहीं था और उसकी प्रतिष्ठा सिर्फ शेखी बघारने का नतीजा थी। बिल्कुल। आखिरकार आरव को आरोहण पर्वत श्रृंखला पर अद्वय ने एक ही मुक्के से पीछे धकेल दिया था, लेकिन अमरेश वास्तव में आरव के हाथों मारा गया। यह सोचना कि उसमें यह कहने की हिम्मत थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी अद्वय था। मुझे लगता है कि वह अद्वय से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। देखते ही देखते आसपास के गूढ़ ऊर्जा साधकों ने आरव की बुराई करना बंद कर दिया और इसके बजाय उन्होंने अमरेश की बुराई करना शुरू कर दिया। बेशक वे स्वाभाविक रूप से आरव की बुराई करने के लिए ही अमरेश की बुराई कर रहे थे। आसपास हो रही जीवंत चर्चाओं के बीच आरव और प्रभा मंच में चढ़ गए। तुमने वास्तव में सभी को हैरान कर दिया, प्रभा ने आरव को देखते हुए एक सपाट लहजे में कहा। वाकई आरव के प्रदर्शन ने अनगिनत लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था, क्योंकि शुरू से ही किसी ने नहीं सोचा था कि आरव इतना आगे आ पाएगा। मुझे लगता है कि पुष्प महल ने तुम्हें मुझे खत्म करने का निर्देश पहले ही दे दिया है ना? आरव ने पूछा। प्रभा ने उससे कुछ नहीं छिपाया और सिर हिलाकर कहा, तुम जितनी अधिक क्षमता दिखाते हो, तुम्हें मारने का महल का संकल्प उतना ही अधिक होगा। इसके अलावा यह प्रतियोगिता तुम्हें मारने का सबसे अच्छा समय है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम मुझे नहीं मार सकती। इस बात का ध्यान रखते हुए कि शायद तुम मेरी माँ को जानती हो, हार मान लो, ठीक है? क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? प्रभा ने ठंडी आवाज में कहा। आरव ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, तो हमला करो। प्रभा ने अपनी हथेली पलटी और उसके हाथ में एक स्फटिक नीला छल्ला दिखाई दिया और अपने हाथ के एक झटके के साथ वह आसमान को चीरते हुए एक बिजली के बोल्ट की तरह आरव की ओर तेजी से झपटा। जब उसने इसे अपनी ओर झपटते देखा तो आरव ने बस अपनी बैंगनी स्पिरिट तलवार निकाली और वार किया। बैंग! धातु टकराने की आवाज उस क्षेत्र में गूंज उठी
और फिर स्फटिक नीला छल्ला पहले से भी तेज गति से प्रभा की ओर वापस झपटा। प्रभा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पकड़ने का इशारा किया। स्फटिक नीले छल्ले की गति तुरंत धीमी हो गई और जब वह उसके सामने पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे आरव ने उसे बस उसकी ओर उछाल दिया हो। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो अपनी ताकत छिपाना बंद करो, आरव ने उसे देखते हुए उदासीनता से कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, प्रभा ने अपनी उंगली से झटका दिया और स्फटिक नीला छल्ला बिजली के बोल्ट की तरह बाहर निकल गया। यह हवा के बीच में तेजी से फैला और तुरंत मंच के आकार के एक विशाल छल्ले में बदल गया और फिर यह हवा में तेज गति से घूमना शुरू हो गया। अगले ही पल प्रभा ने एक बार फिर अपनी उंगली से झटका दिया और उसने धीरे से आरव की ओर चिल्लाकर कहा, जाओ। जैसे ही उसकी आवाज हवा में गूंजी, विशाल स्फटिक नीला छल्ला आरव की ओर इतनी गति से नीचे झपटा कि आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने इसे अपनी ओर नीचे झपटते देखा तो आरव की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। उसने उस दिन इस छल्ले की शक्ति का अनुभव किया था और इससे बचना असंभव था, केवल बल से ही इसका विरोध किया जा सकता था। जब उसने यहाँ तक सोचा तो आरव के शरीर के अंदर की गूढ़ ऊर्जा उसके हाथ में बैंगनी स्पिरिट तलवार में उमड़ पड़ी और जैसे ही उसकी गूढ़ ऊर्जा इसमें लगातार बढ़ती गई, इसमें से एक चमकदार सुनहरी रोशनी की एक लहर फूट पड़ी। जब स्फटिक नीला छल्ला उससे 10 इंच से भी कम दूरी पर आ गया था तो आरव की आंखों में एक क्रूर अभिव्यक्ति की एक झलक कौंधी और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और वार किया। उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा द्वारा प्रदान किए गए संवर्धन और आकाश भेदी आघात तकनीक द्वारा बनाए गए ऊर्जा के तात्कालिक विस्फोट के तहत आरव के इस वार द्वारा वहन की गई ताकत एक अत्यंत भयावह सीमा तक पहुंच गई थी। जहां भी बैंगनी स्पिरिट तलवार गुजरी, उसके चारों ओर एक निर्वात बन गया और हवा में तलवार का एक अत्यंत स्पष्ट निशान दिखाई दिया। यह असाधारण रूप से हड़ताली था। क्लांग! अखाड़े से एक जबरदस्त टंटनाहट गूंज उठी। इस बार स्फटिक नीला छल्ला हवा में नहीं उड़ाया गया। इसके विपरीत स्फटिक नीले छल्ले से निकलने वाली भयावह शक्ति के कारण आरव को इस हद तक झकझोर दिया गया कि उसके पैर जमीन से घिसटने लगे, क्योंकि वह तेजी से पीछे हट गया और वह अंततः मंच के किनारे पहुंचकर रुका। आरव की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने नीचे देखा और अपनी हथेली देखी जो फट गई थी। उसके पास मौजूद समग्र शक्ति के साथ वह वास्तव में स्फटिक नीले छल्ले को रोकने में असमर्थ था और उसकी ताकत उसकी उम्मीदों से थोड़ी अधिक हो गई थी। अपनी असली ताकत सामने लाओ, अन्यथा बस यहीं रुक जाओ, आरव को देखते हुए प्रभा ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर आरव ने गहरी सांस ली और फिर वह धीरे धीरे प्रभा की ओर बढ़ा। उसके 2 कदम आगे बढ़ने के बाद एक अदृश्य बल समुद्र की लहरों की तरह प्रभा की ओर उमड़ पड़ा। उसी समय आरव के हाथ में बैंगनी स्पिरिट तलवार से एक बार फिर एक स्पष्ट और मधुर गर्जना गूंज उठी। दूसरी ओर मंच के नीचे तलवार रखने वाले सभी लोगों ने एक बार फिर महसूस किया जैसे उनकी तलवारों को किसी प्रकार का बुलावा मिला हो। उनकी तलवारें हिंसक रूप से कांप रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे उनके नियंत्रण से आजाद होने के कगार पर हों। तलवार इंटेंट का दूसरा स्तर। आसपास के पूरे क्षेत्र में आहों की एक बड़ी लहर गूंज उठी। शुरुआत में जब आरव ने जयव्रत को मारा तो उसने केवल तलवार इंटेंट का पहला स्तर ही प्रकट किया था और जयव्रत को मारने के लिए एक रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसलिए उन सभी को लगा कि जयव्रत कमजोर था और आरव की तलवार इंटेंट के पहले स्तर का भी विरोध नहीं कर पाया। बाद में जब आरव ने अमरेश को मारा तो उसने फिर से एक रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल किया। इसलिए हर कोई वास्तव में आरव की रहस्यमय तकनीक से डर रहा था, न कि उस ताकत से जो आरव ने प्रकट की थी। फिर भी अब उन सभी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आरव ने वास्तव में तलवार इंटेंट का दूसरा स्तर हासिल कर लिया है।
20 साल की उम्र से पहले तलवार इंटेंट का दूसरा स्तर, ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा आसपास के 90% से अधिक लोगों से श्रेष्ठ थी। इस समय यहाँ तक कि जिन लोगों का आरव के प्रति अच्छा प्रभाव नहीं था, उन्हें भी यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि शायद आरव शीर्ष 8 में आने के लिए भाग्य पर निर्भर नहीं रहा था। जब उसने आरव की तलवार इंटेंट का दूसरा स्तर देखा, तो अनिका का चेहरा तुरंत डूब गया और उसकी आंखों में हत्या का इरादा मूर्त लग रहा था। 20 साल की उम्र से पहले तलवार इंटेंट का दूसरा स्तर, ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा प्रभा से बिल्कुल भी कम नहीं थी। इसलिए अगर आरव को बढ़ते रहने दिया गया तो वह कल्पना कर सकती थी कि पुष्प महल के पास अब से कुछ 100 वर्षों में निश्चित रूप से एक और भयानक दुश्मन होगा। आरव को मरना ही होगा। यह वही था जो अनिका इस समय सोच रही थी। दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प। दूसरी ओर युगाचार्य के बगल में खड़ा अद्वय अचानक हंसने लगा और उसने कहा, मैंने वास्तव में अतीत में इस आरव को कम आंका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसने वास्तव में तलवार इंटेंट का दूसरा स्तर समझ लिया है, और यह और भी आश्चर्यजनक है कि वह इसे अब तक उजागर करने से बचने में सक्षम रहा है। क्या उसका इरादा एक ही शानदार चाल से सभी को चौंकाने का था? हाँ, तलवार इंटेंट का दूसरा स्तर, उसकी प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में बुरी नहीं है, युगाचार्य ने उदासीनता से कहा। दुर्भाग्य से ऐसा अच्छा बीज अंत में मंच में मरने वाला है। वह मौत के लायक है। अद्वय ने अपने चेहरे पर मुस्कान रोकी और कहा, मैं मूल रूप से सोच रहा था कि क्या अभिनव उसके हाथों मरा या महापर्वत श्रृंखला के उन डार्क बिस्ट के हाथों। अब ऐसा लगता है कि अभिनव सबसे अधिक संभावना उसी के द्वारा मारा गया था। अभिनव यूं ही नहीं मर सकता, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से उसे अभिनव से मिलने भेजूंगा। युगाचार्य ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, बेशक, मेरे आदित्य विद्यालय के एक सदस्य को ऐसे ही कैसे मारा जा सकता है। मंच पर खुद को दबते और प्रतिबंधित होते हुए महसूस करते हुए प्रभा ने आरव को देखा और कहा, क्या तुमने आखिरकार अपनी ताकत छिपाना बंद कर दिया है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसमें से एक भयानक प्रभावशाली आभा तेजी से उमड़ पड़ी और उसने आरव की तलवार इंटेंट का विरोध किया। तलवार इंटेंट के दमन और प्रतिबंध के खिलाफ उसे भी सावधान रहना पड़ा। सौभाग्य से आरव की तलवार इंटेंट केवल दूसरे स्तर पर थी, इसलिए यह उसे बहुत अधिक दबाने और प्रतिबंधित करने में सक्षम नहीं थी। अपने दाहिने हाथ के एक इशारे के साथ स्फटिक नीला छल्ला एक बार फिर बाहर निकल गया। यह हवा के बीच में थोड़ा सा हिल गया और फिर यह तुरंत अनगिनत मुट्ठी के आकार के छल्लों में बदल गया जो बारिश की घनी परत की तरह आरव की ओर नीचे घिर गए। जब उसने घने स्फटिक नीले छल्लों को अपनी ओर नीचे झपटते देखा, तो आरव ने अपने हाथ में बैंगनी स्पिरिट तलवार को लगातार लहराया। एक पल में बैंगनी स्पिरिट तलवार की नोक से तलवार इंटेंट वाले अनगिनत सुनहरे तलवार की लहरें तेजी से बाहर निकल गए। आरव की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा से बनी तलवार पहले से ही बेहद जबरदस्त थी। अब जब उसे तलवार इंटेंट के दूसरे स्तर से बढ़ावा मिला, तो आरव ने जो तलवार अभी निष्पादित किया था, वह बेहद तेज और भयंकर हो गया था। मंच पर एक अत्यंत शानदार दृश्य दिखाई दिया था। अनगिनत स्फटिक नीले छल्ले और असंख्य सुनहरी तलवार की लहरें लगातार एक दूसरे से टकराए और फिर वे अंतहीन विस्फोटों के साथ लगातार हवा में बिखर गए। पूरे मंच को सुनहरी तलवार की लहरें और स्फटिक नीले छल्लों के कारण हुए नुकसान से भारी नुकसान पहुंचा और वह ढहने के कगार पर था। ऐसा लग रहा था जैसे मंच किसी भी क्षण ढह जाएगा। जब उन्होंने मंच पर भयानक दृश्य देखा, तो मंच के करीब मौजूद कुछ गूढ़ ऊर्जा साधक एक निश्चित दूरी तक पीछे हट गए थे। चाहे वह सुनहरी तलवार की लहरें हों या स्फटिक नीले छल्ले, दोनों ही ऐसे हमले नहीं थे जिनका वे विरोध कर सकते थे, और वे दुर्भाग्य से पीड़ित नहीं होना चाहते थे। बैंग
अचानक मंच पर एक जबरदस्त धमाका गूंज उठा जो दुनिया को हिला सकता था। उसके बाद पूरा मंच अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा। अगले ही पल मंच गड़गड़ाया क्योंकि यह आसपास के अनगिनत गूढ़ ऊर्जा साधकों की हैरान आंखों के सामने ढह गया, जिससे धूल और मिट्टी तुरंत हवा में फैल गई। बैंग बैंग। जबकि आसपास के गूढ़ ऊर्जा साधक अभी भी अपने सदमे से उबरे नहीं थे, दो आकृतियां अचानक मंच के खंडहरों से ऊपर कूद गई थीं। वे आरव और प्रभा के अलावा और कोई नहीं थे। इस समय अनगिनत मुट्ठी के आकार के स्फटिक नीले छल्ले प्रभा के चारों ओर तेजी से घूम रहे थे। स्फटिक नीले छल्ले अराजक और अव्यवस्थित तरीके से नहीं घूम रहे थे, और वे एक अजीब प्रक्षेप वक्र के अनुसार तेज गति से घूम रहे थे। यह एक अदृश्य शक्ति की तरह था जो प्रभा के चारों ओर भर गई थी, और इसने वहां की जमीन और चट्टानों को लगातार पाउडर में बदल दिया। आरव के हाथ में बैंगनी स्पिरिट तलवार थी जब वह उसके सामने खड़ा था, और उस पर लगातार रोशनी की लहरें चमक रही थीं। समय के एक निश्चित क्षण में आरव अचानक हिल गया, और उसकी आकृति मौके पर ही गायब हो गई और एक आफ्टर इमेज पीछे छोड़ गई क्योंकि वह तेजी से प्रभा की ओर झपटा। उसके हाथ में बैंगनी स्पिरिट तलवार के एक वार के साथ सुनहरी तलवार की एक लहर तेजी से प्रभा की ओर झपटा, जबकि वह उसके ठीक पीछे था। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।